हेलो गाइस, वेलकम टू जीडीसी क्लासेस। आज की हम इस वीडियो में फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट ऑफ 1985 को पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, और ये वीडियो जो है ये कुछ 2 से 3 पार्ट में आएगी, तो आपको तीनों पार्ट देखने फॉर ऑल द कंटेंट। ठीक है, सो लेट्स सी विद द इंट्रोडक्शन या इवोल्यूशन किस तरह से ये इवॉल्व हुआ। नाइक्रो एनडीपीएस जो कि नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट बोला जाता है, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1853 में 1857 में एक एक्ट बना था जिसको कहते हैं ओपीएम एक्ट, टू कंट्रोल दिस नार्कोटिक सब्सटेंसेस को। देन उसके बाद 1930 में एक एक्ट आया, दैट इज डेंजरस ड्रग एक्ट, डेंजरस ड्रग एक्ट। ठीक है, सो ये सेंटर एक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये दो एक्ट बनाए थे। 1857 का ओपीएम एक्ट था एंड 1930 का डेंजरस ड्रग एक्ट था। लेकिन इन दोनों भी एक्ट में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ ना कुछ डेफिशिएंसीज थी। सो इसको पूरा करने के लिए, इन डेफिशिएंसी को फिलअप करने के लिए 1985 में जो एक्ट आया वो था एनडीपीएस एक्ट, जो कि हमारा अब का एक्ट है, दैट इज नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। ये जो पर्टिकुलर एक्ट है एनडीपीएस का, वो सारी जो डेफिशिएंसी थी दोनों भी एक्ट में उसको रेक्टिफाई करता है। ठीक है, सो इस तरह से इवॉल्व हुआ नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट का। ये जो नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट जो है, उसका जो पावर है वो क्या क्या चीज करने का है कि ये प्रोहिबिट करेगा, प्रोहिबिट, कंट्रोल एंड रेगुलेट करेगा जो भी नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है उसको। देन ये पर्टिकुलर एक्ट जो है वो लाइसेंसिंग सिस्टम्स जो होते हैं, जिससे हमको लाइसेंस मिलता है टू कल्टीवेट दिस पॉपी प्लांट्स और ऑल द नार्कोटिक सब्सटेंस जहाँ से हमको ऑब्टेन होता है, जो भी सोर्स होता है, इसका जो लाइसेंसिंग सिस्टम है, भले ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, ये पर्टिकुलर एक्ट जो है उसको कंट्रोल करता है। एंड लाइसेंसिंग फॉर व्हाट? मैन्युफैक्चरिंग, manufacturing for sale, import, export, then cultivation, then transportation, सेल, possession, सारी चीजें नार्कोटिक सब्सटेंस से रिलेटेड सारी चीजें जो होती है, होल प्रोसेस फ्रॉम टेकिंग दैट, फ्रॉम प्लांटिंग या कल्टीवेटिंग से लेके लास्ट कंज्यूमर तक पहुंचने तक जो भी प्रोसेस है, सारी प्रोसेस कवर होती है लाइसेंसिंग सिस्टम के अंदर एंड ये एक्ट के अंदर। गॉट इट? सो एवोल्यूशन इस तरह से हुआ इस पर्टिकुलर एक्ट का। नेक्स्ट इज अबाउट इम्पोर्टेंट डेट्स, हमेशा पूछी जाती है, हमेशा याद रखना है। 1857 को क्या आया था? ओपीएम एक्ट, जो कि हमारा एंशियंट और फर्स्ट एक्ट है फॉर दी नार्कोटिक सब्सटेंस को कंट्रोल करने के लिए। 1930 में आया डेंजरस ड्रग एक्ट। देन हमारा जो एनडीपीएस एक्ट है वो पास हुआ था 16 ऑफ सितंबर 1985, बट फोर्स में कब आया? 14 नवंबर 1985। सो इम्पोर्टेंट डेट्स याद रखो, पास्ट कब हुआ था? 16 सितंबर 1985 को, एंड फोर्स में कब आया? 14 नवंबर 1985 को। गॉट इट? नेक्स्ट इज चैप्टर्स, इसके कुछ 6 चैप्टर्स है और इसके पर्टिकुलर एक्ट के 83 सेक्शंस है। ठीक है, सो कौन से 6 चैप्टर्स है हम फटाफट से देख लेते हैं। फर्स्ट जो है वो प्रिलिमिनरी चैप्टर होता है, यानी कि इंट्रोडक्टरी चैप्टर। सेकेंड चैप्टर जो है वो ऑथोरिटीज एंड ऑफिसर्स के बारे में बताता है। सेकेंड चैप्टर ऑथोरिटीज एंड ऑफिसर्स, ये पर्टिकुलर एक्ट किसको एम्पावर करती है कि वो चीज क्या कंट्रोल कर सके, ये सारी चीजें जो है हमको सेकेंड चैप्टर से मिल जाएगी। थर्ड चैप्टर जो है वो डील करता है प्रोहिबिशन, कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ ऑल दी साइकोट्रोपिक एंड नार्कोटिक ड्रग्स। ठीक है, of narcotic drugs and psychotropic substances, so prohibition, control and regulation। then उसके बाद चैप्टर 4 जो है वो डील करता है पेनल्टीज एंड ऑफेंसेस के बारे में, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। देन चैप्टर 5 जो है वो डील करता है फॉर द प्रोसीजर, क्या फॉलो करनी है इन्वेस्टिगेशन के लिए, प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन इनटू द एक्ट एंड प्रोसिक्यूशन, उसके ऊपर चार्ज लगाना, तो यू कैन प्रोसिक्यूट अंडर व्हाट ऑल थिंग्स, आपके पास प्रोसेस क्या, आपके पास पावर क्या, वो सारी चीजें फिफ्थ में दी गई है। सिक्स्थ में क्या है? मिसलेनियस स्टफ।
सो इस तरह से याद रखो कितने चैप्टर से, 6 चैप्टर से। कौन से, पहला प्रिलिमिनरी है और 6th वाला मिसलेनियस है। तो ये दो तो आपके डन। बचे हुए 3 कैसे, पहले ऑथोरिटीज एंड ऑफिसर्स को डिसाइड किया है, देन उन अथॉरिटीज एंड ऑफिसर्स को क्या क्या पावर दी गई प्रोहिबिशन, कंट्रोल एंड रेगुलेशन करने के लिए, देन उसके बाद उनको क्या क्या ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज वो सारे ऑफिसर्स लगा सकते हैं, इस तरह से याद रखो। 4th में दिया गया एंड 5th में उनकी प्रोसीजर, वो क्या प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन के लिए। गॉट इट, ये थे सारे चैप्टर्स। नेक्स्ट इज अबाउट ऑब्जेक्टिव। ये पर्टिकुलर एक्ट का कोई तो ऑब्जेक्टिव होगा, कुछ ऑब्जेक्टिव से बनाया होगा। तो इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है टू कंसोलिडेट, कंसोलिडेट करना मतलब बाइंड टुगेदर, टू कंसोलिडेट या बाइंड टुगेदर एंड अमेंड यानी कि चेंज जो कि लॉज है रिगार्डिंग नारकोटिक ड्रग्स। ये इसका काम है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि हमको सारे जो एक्ट्स है, जो डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स है, उनको कंसोलिडेट करना है और एक ही में लाना है। सेकेंड जो चीज है वो है टू मेक स्ट्रिंजेंट लॉ, टू मेक स्ट्रिक्ट या स्ट्रिंजेंट लॉज फॉर रेगुलेशन ऑफ दिस नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। तो ये दो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं एंड जो भी मैटर्स इन दोनों कैटेगरी में आते हैं उन मैटर्स को भी देखना। सो अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हमारे, पहले हमको बाइंड टुगेदर करना है या कंसोलिडेट करना है या अमेंड करना है जो भी लॉज है नार्कोटिक ड्रग्स से रिलेटेड वो, और हमको स्ट्रिंजेंट लॉज बनाने ताकि हम रेगुलेट कर सके, कंट्रोल कर सके नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट का जो मिसयूज अब्यूज होता है उन सारी चीजों को। गॉट इट, ये थे उसके ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हमको याद रखना है, पहले तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहले आपको पूछा जा सकता है कि ओपीएम फैक्ट्री दो जगह पे है। फर्स्ट इज एट गाजीपुर एंड सेकेंड इज एट नीमच। गॉट इट। सो ओपीएम फैक्ट्री दो जगह पे है, गाजीपुर और नीमच में। देन ये एनडीपीएस की जो लिस्ट है, दैट इज नार्कोटिक सब्सटेंस एंड नार्कोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट की जो लिस्ट आती है, जिसमें कौन से ड्रग फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी, ऐसी जो लिस्ट आती है वो अमेंड करने की पावर किसके पास होती है। ठीक है, तो ये पावर जो होती है वो किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, बिकॉज ये एक सेंट्रल एक्ट है, क्योंकि ये होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होता है, ऐसा स्टेट स्पेसिफिक नहीं है। उसके बाद जो है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट की क्या पावर है, पावर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की ये पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, परमिट, कंट्रोल, रेगुलेट कर सकते हैं। परमिट, कंट्रोल या रेगुलेट करना, रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन। मैंने आपको बताया था रूल्स कौन बनाता है और रेगुलेशन कौन बनाता है। रूल्स बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, रेगुलेशन बनाता है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सो परमिट, कंट्रोल एंड रेगुलेट करना, रूल्स एंड रेगुलेशन विथ रिगार्ड टू ओपीएम, विथ रिगार्ड टू ओपीएम। गॉट इट। सो ये पावर होती है ओपीएम या नार्कोटिक ड्रग्स कह सकते हैं। परमिट, कंट्रोल एंड रेगुलेशन, दैट इज पीसीआर, permit, control and regulation, rules and regulation of opium substances. Got it? So this was important point. नेक्स्ट चीज डेफिनेशन, बहुत सारी डेफिनेशंस है इस पर्टिकुलर चैप्टर्स में, आपकी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, सारी डेफिनेशंस हम पढ़ेंगे एंड ये डेफिनेशंस पूछे जा सकते हैं। आपके ऑफेंसेस और पेनाल्टीज जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। देन उसके बाद ये इन द सेंस ये पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर हम देखें एक बार वापस से कि हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पहले देखा कि इवोल्यूशन किस तरह से हुआ चीजों का। 1857 में ओपीएम एक्ट, 1930 में डेंजरस ड्रग एक्ट, दोनों को अमेंड करके एक सेंट्रल एक्ट बना, दैट इज दी एनडीपीएस वाला एक्ट। सो ये कंसोलिडेट करता है, बाइंड टुगेदर करता है। इंपॉर्टेंट डेट्स हमने पढ़ लिए, 16 सितंबर 1985, 14 नवंबर 1985। नेक्स्ट चीज हमने चैप्टर देखे, 6 चैप्टर्स है, कितने सेक्शन है, 83 सेक्शन है। 6 चैप्टर्स में पहला जो है प्रिलिमिनरी चैप्टर है, इंट्रोडक्टरी। चैप्टर 2 जो है ऑथोरिटीज एंड ऑफिसर्स के बारे में बताता है। चैप्टर 3 जो है कंट्रोल रेगुलेशन करने के बारे में बताता है, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के बारे में। चैप्टर 4 जो है पेनाल्टीज एंड ऑफेंसेस के बारे में बताता है और चैप्टर 5 जो है प्रोसीजर के बारे में बताता है। चैप्टर 6 मिसलेनियस। देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखा, ऑब्जेक्टिव क्या करना है, कंसोलिडेट करना है हमको सारे एक्ट्स या सारे लॉज एंड अमेंड करना है उनको फॉर नार्कोटिक ड्रग्स कंट्रोल करने के लिए एंड स्ट्रिक्ट लॉज बनाना है, रेगुलेशन बनाना है फॉर नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का यूज, मिसयूज, अब्यूज रोकने के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हमने देखा ओपीएम फैक्ट्री दो जगह पे है, गाजीपुर एंड नीमच में। देन उसके बाद अमेंड कौन कर सकता है, ये एनडीपीएस की लिस्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है कि वो परमिट, कंट्रोल एंड रेगुलेट करे ओपीएम रिलेटेड सारे सब्सटेंसेस को।
नेक्स्ट इज डेफिनेशन। डेफिनेशंस में सबसे पहले एडिक्ट। अभी जो हम एडिक्ट क्या होता है, एडिक्ट का कोई तो मतलब होता होगा। उसकी डेफिनेशन क्या है वो हम पढ़ते हैं। एडिक्ट का मतलब होता है एनी पर्सन या अ पर्सन हु हैज डिपेंडेंस, डिपेंडेंस है या हैबिचुअल है या वो डिपेंडेंट है टू रेगुलर यूज या ऑन यूज ऑफ या ऑन एनी नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। ऐसा कोई भी पर्सन, एडिक्ट का मतलब को क्या होता है, ऐसा कोई भी पर्सन जो डिपेंडेंट है या एक हैबिचुअल है टू द रेगुलर यूज करने पे कौन सा भी एनडीपीएस सब्सटेंस हो, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, उसको कहा जाता है एडिक्ट। ठीक है। अगर आप डिपेंड हो उस पर्टिकुलर ड्रग पे, सब्सटेंस पे, या आप हैबिचुअल हो ताकि आपको जिसकी वजह से आपको उसको रेगुलरली यूज करना पड़ रहा है, इज एडिक्ट। देन नेक्स्ट इज कोका प्लांट। कोका प्लांट मतलब क्या होता है, प्लांट ऑफ एनी स्पीशीज ऑफ जीनस, कौन सा जीनस होगा, ऑफ जीनस इरिथ्रोजाइलॉन, इरिथ्रोजाइलॉन। ठीक है। इस जीनस स्पीशीज का कोई भी प्लांट होगा उसको कोका प्लांट बोला जाता है। कौन सा, इरिथ्रोजाइलॉन। गॉट इट। नेक्स्ट इज कोका डेरिवेटिव्स। कोका डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स मतलब क्या होता है, किसी भी चीज से डिराइव होना इज डेरिवेटिव। अगर एक्सट्रैक्ट ऑफ कोका लीफ है, एक्सट्रैक्ट ऑफ कोका लीफ नॉट मोर देन 0.1%, तो उसको कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, कोका डेरिवेटिव। एक्सट्रैक्ट ऑफ कोका लीव्स, कोका लीफ से जो एक्सट्रैक्ट निकलता है नॉट मोर देन 0.1% इज कोका डेरिवेटिव। नेक्स्ट इज all preparation containing not more than 0.1% of cocaine। गॉट इट। क्या कहा गया है यहाँ पे कि कोका डेरिवेटिव्स का क्या मतलब होता है, अगर हम कोका लीफ से जो एक्सट्रैक्ट निकालते हैं उसमें नॉट मोर देन 0.1% है तो उसको कहा जाता है कोका डेरिवेटिव्स। एंड सेकेंड इज कोई भी प्रिपरेशन जिसमें नॉट मोर देन 0.1% ऑफ कोकेन है देन उसको कहा जाता है कोका डेरिवेटिव। एंड कोका प्लांट क्या होता है, जो स्पीशीज इरिथ्रोजाइलॉन से डिराइव्ड होता है उसको कहा जाता है कोका प्लांट। गॉट इट। ये डेफिनेशन थी कोका प्लांट से रिलेटेड। नेक्स्ट इज अबाउट कैनबिस। व्हाट इज कैनबिस, कैनबिस क्या होता है, इसको कहा जाता है हेम। आपने कोग्नोसी में पढ़ा होगा। ठीक है। इसके 3 पार्ट होते हैं। पहले है भांग। भांग का मतलब क्या होता है, भांग मीन्स लीव्स। जो लीव्स होती है कैनबिस सटाइवा की, कैनबिस की लीव्स जो होती है कैनबिस सटाइवा प्लांट की, उसको कहा जाता है भांग। जब होली में भांग यूज करते हैं तो वो लीव्स को यूज करते हैं ग्रीन कलर्स की। ठीक है। तो उसको भांग कहा जाता है। नेक्स्ट इज गांजा एंड उसके बाद आता है चरस। गांजा मीन्स क्या होता है, जो फ्लावरिंग पार्ट है, फ्लावरिंग या फ्रूटिंग टॉप्स है, उसको कहा जाता है गांजा, बट इट एक्सक्लूड सीड या लीव्स को। ठीक है। व्हाट इज गांजा, गांजा मतलब जो फ्लावरिंग पार्ट होता है कैनबिस सटाइवा का या फ्रूटिंग टॉप होता है उसको कहा जाता है गांजा। देन उसके बाद चरस क्या होता है, चरस मतलब ये रेजिन होती है, एक्सट्रैक्टेड या सेपरेटेड रेजिन होती है जिसको हशीश ऑयल भी बोला जाता है या लिक्विड हशीश बोला जाता है। गॉट इट। हम किस तरह से याद रख सकते हैं कि लीव्स क्या है, भांग में इसको होली से याद रखो कि होली में जो भांग बनती है उसमें हम लीव्स देखते ग्रीन कलर के, उससे बनती है। देन हम चरस को किस तरह से याद रखते हैं, चरस में आर आता है, आर फॉर रेजिन याद रखो, रेजिन से बना हुआ चरस। ठीक है। जिसको हशीश ऑयल या लिक्विड हशीश भी बोला जाता है। एंड जो बचा हुआ होगा गांजा इज नथिंग बट फ्लावरिंग या फ्रूटिंग टॉप्स। अभी टॉप्स को किस तरह से याद रखोगे, जैसे कि कोई भी गंजा इंसान होता है तो उसके टॉप टॉप पार्ट ही लाइक बाल्ड होता है। उस तरह से गांजा याद रखो फॉर टॉप्स, फ्लावरिंग या फ्रूटिंग टॉप्स। गॉट इट। एंड ये सीड्स या लीव्स को एक्सक्लूड करके जो फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग टॉप्स है सिर्फ उसी को इंक्लूड करता है। ठीक है।
देन आता है ओपियम। व्हाट इज ओपियम? ओपियम इज coagulated juice of opium poppy। ओपियम पॉपी जो है उसका जो कोएगुलेटेड जूस है उसको ओपियम बोलते हैं, बट डज नॉट कंटेन एनी प्रिपरेशन, डज नॉट कंटेन या इंक्लूड एनी प्रिपरेशन जिसमें मोर देन 0.2% ऑफ मॉर्फिन है। तो याद रखना क्या होता है कि ओपियम का मतलब क्या होता है, कोएगुलेटेड जूस है ओपियम पॉपी का, बट ये वो सारी चीजें या वो सारी प्रिपरेशन को नहीं कवर करता जिसमें मोर देन 2.2% ऑफ मॉर्फिन है। तो अगर मुझे इनडायरेक्टली कहना हो तो क्या है, इट इज अ कोएगुलेटेड जूस ऑफ ओपियम पॉपी विच कंटेन नॉट मोर देन 0.2% ऑफ मॉर्फिन। इतना याद रखो, दैट इज इट इज अ wait, I will show you. Coagulated juice of opium poppy which contain not more than 0.2% of morphine. Got it? This is called as opium. Then इसमें ये याद रखना हमको जो पॉइंटर्स है, दिस पॉइंटर्स जो है 0.2% एंड मॉर्फिन, ये याद रखना जरूरी है बिकॉज कोका में जो था हमने क्या देखा था 0.1%, नॉट मोर देन 0.1% ऑफ कोकेन। तो सी फॉर कोका, सी फॉर कोकेन ये याद रहेगा, और नॉट मोर देन 0.1%, क्योंकि सी जो है वो एबीसीडी के अगर हम मॉर्फिन और कोकेन को कंपेयर करें तो अल्फाबेटिकली सी पहले आता है, मॉर्फिन नेक्स्ट आता है। तो सी को 0.1% दो और मॉर्फिन को 0.2% दो, इस तरह से याद रखो, ठीक है। सो हमने देखा ओपियम के लिए इट इज मॉर्फिन एंड 0.2%, नॉट मोर देन 0.2% होना चाहिए। हम देखते हैं अभी ओपियम डेरिवेटिव्स। ओपियम डेरिवेटिव्स, ओपियम डेरिवेटिव्स क्या क्या आते हैं? ओपियम डेरिवेटिव्स में आते हैं ऑल द प्रिपरेशन, सारी प्रिपरेशन, ऑल प्रिपरेशन विच कंटेनिंग मोर देन 0.2% ऑफ मॉर्फिन और कंटेनिंग इन डायसिटिल मॉर्फिन। देन उसके बाद आता है पॉपी स्टॉक। पहले तो हम देखेंगे कि जो ऑल प्रिपरेशन कंटेनिंग कोएगुलेटेड जूस, हमने ये देखा कि जो ओपियम होता है, ओपियम से जो भी चीजें डिराइव होती है उसको हम क्या कहेंगे, ओपियम डेरिवेटिव। ये बात आपको क्लियर है। सो ओपियम जो है वो क्या है, एक जूस है। क्या है? कोएगुलेटेड जूस है। किसका? ओपियम पॉपी का, ठीक है। एंड उसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या करेगा, इट विल कंटेन ऑल प्रिपरेशन कंटेनिंग मोर देन 0.2% ऑफ मॉर्फिन, तो उसको ओपियम का डेरिवेटिव कहा जाता है। या और कंटेनिंग डाई एसिटिल मॉर्फिन। डायसिटिल मॉर्फिन को क्या हेरोइन कहते हैं? सर्च करना, क्योंकि आप सर्च करोगे तब आपके दिमाग में रहेगा। सो ऑल प्रिपरेशन कंटेनिंग मोर देन, यहाँ पे देखो नॉट मोर देन नहीं बोला, यहाँ पे बोला है मोर देन 0.2% से ऊपर जो मॉर्फिन कंटेंट होगा या डायसिटिल मॉर्फिन होगा उनको ओपियम डेरिवेटिव्स बोला जाता है, ठीक है। अगर नॉट मोर देन 0.2% हुआ तो इट इज ओपियम। गॉट इट? Excluding preparation containing less than 0.2% of morphine. I think I am mistaken somewhere. See, opium जो है, this is coagulated juice of opium poppy but does not include any preparation containing not more than 0.2% of morphine. I have to check this. I will have to check this. या तो ये चीज जो है ओपियम को इस तरह से बोला जाता है कि 0.2% की जो भी ऊपर की चीजें होगी that is considered as opium. So I have to check this. So I will make sure that this particular thing आप एक बार चेक कीजिएगा कि it is 0.2% के ऊपर या 0.2% के लेस देन, नॉट मोर देन है कि नॉट लेस देन है, वो एक बार चेक कीजिएगा। आई एम समवेयर मिस्टेकन हियर, आई थिंक सो, ठीक है। सो ओपियम डेरिवेटिव्स देख रहे हैं हम। ओपियम डेरिवेटिव्स मीन्स ऑल द प्रिपरेशन विच कंटेन मोर देन 0.2% ऑफ मॉर्फिन या डायसिटिल मॉर्फिन, पहली चीज होती है। नेक्स्ट पॉपी स्ट्रॉ क्या होता है? पॉपी स्ट्रॉ, पॉपी स्ट्रॉ का क्या मतलब होता है? मीन्स all parts of opium poppy excluding सीड्स को एक्सक्लूड करके जो भी पार्ट्स होता है ओपियम पॉपी का, ओपियम पॉपी प्लांट का, उनको बोला जाता है पॉपी स्ट्रॉ, ठीक है। सो ये याद रखना, ये जो ओपियम वाला पार्ट है ना, ये जो कोएगुलेटेड जूस नॉट मोर देन, ये आपको एमसीक्यू वाली जो सीरीज आएगी ना,
उसमें आपका डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा एंड आई विल मेक श्योर कि ये वाला जो पार्ट है आपके सेकेंड वीडियो में तो पक्का ही क्लियर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में आई विल मेक श्योर ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो ओपीएम वाला के लिए फिलहाल इसको होल्ड पे रखिए, ये वाला करेक्ट है। ओपीएम डेरिवेटिव दैट इज ऑल प्रिपरेशन कंटेनिंग मोर देन 0.2% ऑफ मॉर्फिन या डायस्ट्रिल मॉर्फिन। पॉपी स्ट्रॉ क्या होता है? ऑल पार्ट्स एक्सक्लूडिंग सीड या ओपीएम, एक्सक्लूडिंग सीड ऑफ ओपीएम पॉपी। ठीक है, इसको कहा जाता है पॉपी स्ट्रॉ। देन उसके बाद आता है व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शियल क्वांटिटी। ये इंपॉर्टेंट है। कमर्शियल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? इन रिलेशन टू एनडीपीएस, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, मीन्स क्वांटिटी जो कि है ग्रेटर देन स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सो जो भी क्वांटिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया उससे ज्यादा क्वांटिटी होती है, ग्रेटर देन दैट, तो इसको कहा जाता है कमर्शियल क्वांटिटी, कमर्शियल पर्पस के लिए। एंड देन स्मॉल क्वांटिटी क्या होती है? इट मीन्स एनी क्वांटिटी विच इज लेसर देन क्वांटिटी स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये रिलेटेड है इसलिए दोनों को साथ में लिया। कमर्शियल क्वांटिटी का क्या मतलब होता है? क्वांटिटी ग्रेटर देन स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड स्मॉल क्वांटिटी का मतलब होता है एनी क्वांटिटी जो कि लेसर देन द क्वांटिटी विच इज स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। गॉट इट? नेक्स्ट इज देयर आर टोटल 10 डेफिनेशन। यस, नो, देयर आर टोटल 9 डेफिनेशंस। सो हम डेफिनेशन तक आज ये वीडियो रखेंगे एंड उसके बाद आपको पार्ट 2 मिल जाएगा। नेक्स्ट के लिए जीडीसी चैनल पे स्टे ट्यून। ओके, सो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस क्या होता है? एनी सब्सटेंस जो कि नेचुरल हो या सिंथेटिक हो, सिंथेटिक यानी कि हम लोग जो लेबोरेटरीज में बनाते हैं, या एनी सेल और प्रिपरेशन ऑफ सच सब्सटेंस, या सेल एनी सेल और प्रिपरेशन किया जा रहा है ऑफ सच सब्सटेंस और मटेरियल जो कि साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के लिस्ट में है। एंड ये लिस्ट कहाँ पे स्पेसिफाई की गई है? स्पेसिफाइड इन शेड्यूल। सो हमारा जो ये एक्ट है नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, जो है नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, इसका जो इस एक्ट के तहत है ना एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल में साइकोट्रोपिक सब्सटेंस की लिस्ट दी गई है। तो कोई भी सब्सटेंस हो, चाहे फिर वो नेचुरल हो, सिंथेटिक हो, सेल के लिए हो, या उसी सब्सटेंस से कोई प्रिपरेशन किया हुआ हो, अगर वो सेल के लिए दी जाती है और वो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस की लिस्ट में है, देन इट इज कॉल्ड एज साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल अगर देना हो तो आई विल गिव यू एग्जाम्पल इज एलएसडी, लाइसर्जिक एसिड डेरिवेटिव, देन अल्प्राजोलम हो गया, दिस आर साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, देन केटामाइन हो गया, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें। गॉट इट? सो दिस इज व्हाट इज साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, जो कि स्पेसिफाई किया गया है। जो भी ड्रग आ गया स्पेसिफिकेशन वाली लिस्ट में, इनडायरेक्टली वो क्या बन जाएगा? हमारा साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। देन आता है मैन्युफैक्चर का मतलब क्या होता है? Manufacture in relation to narcotic drugs and psychotropic substance act is all the processes other than production सारी process जो भी होगी by which such drug or such substance is obtained, such drugs, narcotic drugs या such psychotropic substances is obtained. So कोई भी प्रोसेस हो अदर देन प्रोडक्शन के अलावा जो भी प्रोसेस है नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस को पाने के लिए, उसको कहा जाता है मैन्युफैक्चर। देन रिफाइनिंग या ट्रांसफॉर्मेशन करना उस पर्टिकुलर ड्रग या सब्सटेंसेस का, उसको भी मैन्युफैक्चर में इंक्लूड किया गया है। देन मेकिंग द प्रिपरेशन दैट इज otherwise than in pharmacy or prescription containing such substances, making of preparation containing such substances. गॉट इट? सो मैन्युफैक्चर का मतलब क्या होगा? मैन्युफैक्चर का मतलब होगा सारी प्रोसेसेस अदर देन प्रोडक्शन जो नार्कोटिक ड्रग्स या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस को इंक्लूड करती हो, उसको मैन्युफैक्चर कहा जाएगा। या तो फिर रिफाइनिंग या ट्रांसफॉर्मेशन करना ऐसे सब्सटेंस को या ऐसे ड्रग को, इसको कहा जाता है मैन्युफैक्चर। या फिर हमको कोई भी प्रिपरेशन बना रहे ये सब्सटेंस को इंक्लूड करके, तो उसको मैन्युफैक्चर कहा जाता है। ठीक है, सो इसका मतलब होता है मैन्युफैक्चर। द लास्ट वन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स। नार्कोटिक ड्रग्स का
डेफिनेशन क्या है। सो हमने अब तक कितना देखा डेफिनेशन, 8 डेफिनेशन हम देख चुके हैं, और ये आठों की आठों आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारी याद रखना इंपॉर्टेंट है, याद रहनी चाहिए आपको, आपको सेमेस्टर एग्जाम में भी काम आएगी। सो नार्कोटिक सब्सटेंस, नार्कोटिक ड्रग्स क्या होता है, मीन्स इट मीन्स कोका लीव्स, देन कैनबिस, आई विल गिव, ऐसे चलते। नार्कोटिक ड्रग्स मतलब कोका लीव्स, कैनबिस, ओपियम, poppy straw, and include all manufactured drugs, उसको कहा जाता है नार्कोटिक ड्रग्स। नार्कोटिक ड्रग्स मतलब कोका लीव्स हो गए, कैनाबिस, ओपियम, पॉपी स्ट्रॉ, एंड सारे मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स डिराइव फ्रॉम दिस इज कॉल्ड एज नार्कोटिक ड्रग्स। गॉट इट। सो हमने ये 9 डेफिनेशंस देख ली। उसके बाद हम लोग इलिसिट ट्रैफिक के बारे में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए ये वीडियो रिवाइज करना, और जो ओपीएम वाला पॉइंट है डेफिनेटली आपका ये नेक्स्ट वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि ये नॉट मोर देन है कि नॉट लेस देन है, ठीक है। आई विल मेक श्योर टू clarify it. So thank you so much and stay tuned to GDC channel for the next part of this video. Thank you.